हेलो दोस्त, मैं सोनाली राज दिल्ली के मुखर्जी नगर से हमारे YouTube चैनल सोनाली राज जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक, हमारा वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, अपने देश के संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी हमारा वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्त, यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, या वो लोग जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे फील्ड से हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों की कामयाबी के लिए, उन्हें मंजिल तक पहुंचने के लिए हम उनसे इतना ही कहना चाहेंगे, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। कहने का मतलब, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप सपना एक देखेंगे तो उसमें हजार मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको खुशी तब होगी जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। दोस्त, आप जिस भी स्थिति में हैं, जहां भी हैं, वहीं से एक नई शुरुआत करें अपनी कामयाबी के लिए। दुनिया में ऐसा भी कोई रास्ता नहीं है जो आपको आपकी मंजिल तक ना पहुंचा सके। कहते हैं ना, जिन्हें मंजिल पे जाना होता है वो शिकवा नहीं करते, जिन्हें मंजिल पे जाना होता है वो शिकवा नहीं करते, जो शिकवा करते हैं वो मंजिल पे कभी पहुंचा नहीं करते हैं। इसलिए शिकवा शिकायतें बिल्कुल भी नहीं, बस आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? यदि आपके इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो दोस्त, यदि आपकी सफलता में हम अपना थोड़ा सा भी योगदान दे पाएं, यदि आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सा भी एनर्जी महसूस करते हैं और अपनी कामयाबी के लिए प्रयास करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में संविधान सभा का गठन। भारत में संविधान सभा के गठन की सीरीज में हम लोग पार्ट 5 में देखेंगे भारत में अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? अंतरिम सरकार को हम अंतरिम मंत्रिमंडल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम प्रोविजनल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। अंतरिम सरकार का मतलब होता है वैकल्पिक सरकार। या अपनी भाषा में समझ लीजिए, अपनी भाषा में हम इसे कामचलाऊ सरकार कह सकते हैं। जब तक भारत में संविधान का निर्माण किया जाता, तब तक भारत का शासन कैसे चलाया जाता? तो संविधान के निर्माण तक भारत के शासन को चलाने के लिए भारत में जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया जाता है। यही अंतरिम सरकार जो है 1951 तक काम करती है, यानी जब तक जो है लोकसभा का प्रथम आम चुनाव नहीं हो जाता है। तो दोस्त, चलिए डायग्राम के माध्यम से इसे हम बेहतर तरीके से समझते हैं। आपने देखा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की जाती है? 389 निर्धारित की जाती है, यानी 389, जिसमें से 292 सदस्य, ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 292 सदस्य जो है 11 ब्रिटिश प्रांतों की जनता द्वारा चुनकर आने थे। यानी 292 मेंबर्स जो है 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की जनता द्वारा चुनकर आने थे, और 93 सदस्य यानी 93 मेंबर्स जो थे वो देशी रियासतों से आने थे। ध्यान दीजिएगा, यानी प्रिंसली स्टेट से आने थे, ये देशी रियासतों से आने थे। और इसके अलावा 4 सदस्य जो थे वो मुख्य कमिश्नरी प्रांतों से आने थे। मुख्य कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? ABCD, ध्यान दीजिएगा, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या के बारे में जो है विस्तृत रूप से जानकारी के लिए आप पार्ट 4 का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर अंतरिम सरकार का कंसेप्ट बनाने के लिए सिर्फ इतना है। जुलाई, ध्यान दीजिएगा, जुलाई और अगस्त के महीने के बीच में जो है जुलाई अगस्त यानी 1946, जुलाई और अगस्त के महीने में जो है संविधान सभा के सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो कांग्रेस को इसमें जो है 208 सीट मिलती है।
यानी 208 सीट मिलती है कांग्रेस को। यही 292 सीट, ध्यान दीजिएगा, 292 सीट जो 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की जनता द्वारा चुने, जिनका जो है 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की जनता से चुने जाने थे, कितना 292 सदस्य। तो यही 292 सीट पर जो है क्या होता है, चुनाव होता है। जब 292 सीट पर चुनाव होता है तो कांग्रेस को 208 सीट मिलती है, यानी कांग्रेस को क्या मिलता है, पूर्ण बहुमत मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस को इसमें पूर्ण बहुमत मिलता है। जबकि सरकार बनाने के लिए इसका अगर इसका हाफ कर देंगे तो मतलब आधे से अधिक होने चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो कांग्रेस को 292 में से अकेले 208 सीट मिल जाती है। और मुस्लिम लीग, ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट मिलती है और जिन्ना का अलग से पाकिस्तान बनाने का सपना क्या होता है, अधूरा रह जाता है। इसके अलावा जो अन्य पार्टियां थी, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा जो अन्य पार्टियां थी उनको 15 सीट मिलती है। 15 में से 8 सीट निर्दलीय को मिलती है, यानी जो बिना किसी दल से थे, और 7 सीट जो है अन्य 7 अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी उनको 7 सीटें मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मुस्लिम लीग को जो है मात्र 73 सीट मिलती है, यानी जिन्ना का जो पाकिस्तान अलग से पाकिस्तान बनाने का सपना था वो अधूरा रह जाता है। कांग्रेस को यहाँ पूर्ण बहुमत मिल रहा है, ठीक है, 208 सीट मिल रही है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड बबल थे। लॉर्ड बबल ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू, आपको जो है पूर्ण बहुमत मिला है, आप आइए और सरकार बनाइए। जैसे वर्तमान समय में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, तो जाहिर सी बात है जब भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला तो भाजपा को क्या किया गया, सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया। उसी तरीके से जो है उस समय जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, यानी 292 में से 208 सीट मिली, तो लॉर्ड बबल ने जो है नेहरू के पास निमंत्रण भेजा कि नेहरू आप आइए और सरकार बनाइए। 12 अगस्त 1946 ईस्वी को जो है नेहरू ने जो है अंतरिम सरकार बनाने के प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। दोस्त, यहाँ आप देख रहे हैं मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट मिल रही है, ठीक है, जिन्ना को मात्र 73, जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट मिल रही है। इससे जो है मुस्लिम लीग निराश हो गई। उसने जो है भारत में संविधान सभा का बहिष्कार किया, अलग पाकिस्तान की मांग की और अपने लिए एक अलग संविधान सभा की मांग की। जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो जिन्ना को लगता है कि कांग्रेस जो भी संविधान बनाएगी वो अपने मनपसंद का संविधान बनाएगी और इसमें जो है पाकिस्तान का बिल्कुल भी जिक्र नहीं होगा, यानी हमारा अलग पाकिस्तान बनाने का सपना क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। इसीलिए जिन्ना ने जो है अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जिन्ना ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। आइए देखते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को हम लोग जो है सीधी कार्रवाई के भी कहते हैं। इसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो है अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर। इसकी शुरुआत जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत जो है बंगाल से होती है। क्यों बंगाल से होती है? क्योंकि बंगाल में उस समय जो है मुस्लिम लीग समर्थित सरकार थी, यानी मुस्लिम लीग के सब जो सरकार बनी थी बंगाल प्रांत में वो मुस्लिम लीग के समर्थन से बनी थी। और बंगाल के जो सीएम थे वो सोहरावर्दी थे। ध्यान देना, बंगाल के सीएम कौन थे? सोहरावर्दी थे, ठीक है, ये बंगाल के सीएम थे। सोहरावर्दी ने क्या काम किया? उन्होंने जो है बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र बंगाल और कलकत्ता के मुसलमानों को क्या किया? दंगे के लिए जो है भड़का दिया। बंगाल में भीषण दंगा होता है। 72 घंटे के अंदर 20,000 हिंदू मारे जाते हैं, 30,000 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कई लाख हिंदू जो है बेघर हो जाते हैं।
बंगाल का नोआखली नामक जो स्थान था वो जो है हिंदू के लाशों से जो है पट जाता है। सड़क पे लाशें इस तरीके से पड़ी हुई थी कि उसे कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। शायद इतिहास जो है जिन्ना को कभी इस कार्य के लिए माफ नहीं करेगा। 16 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी कांग्रेस ने जो है 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम मंत्रिमंडल की क्या की घोषणा की, यानी अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा की। कांग्रेस अंतरिम मंत्रिमंडल में क्यों शामिल हुई? ताकि भारत में अंग्रेज जो भारतीयों को सत्ता सौंपते उस प्रक्रिया को जो है सरल बनाया जा सके। तो चलिए दोस्त, हम लोग देखते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के बारे में। प्रत्यक्ष कार्रवाई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां से सवाल आना स्वाभाविक होता है आपके एग्जाम में। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, इसको हम लोग जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार को प्रोविजनल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को होता है। और जो अंतरिम सरकार होती है वो कितने सदस्यीय होती है? 14 सदस्यीय होती है। यानी इसमें कितने सदस्य होते हैं? अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होते हैं। ठीक है। और अंतरिम सरकार का अध्यक्ष आपके एग्जाम में पूछे या सभापति पूछे तो उस समय के वायसराय लॉर्ड बवेल को बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष जो है लॉर्ड बवेल को बनाया जाता है। और अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, अंतरिम सरकार में जो उपाध्यक्ष बनाया जाता है वो जे.आर. नेहरू को बनाया जाता है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को होता है। 14 सदस्यीय होता है। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष जो है लॉर्ड बवेल को बनाया जाता है। उपाध्यक्ष कहिए या उपसभापति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। तो दोस्त, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अंतरिम सरकार के थोड़ा मुख्य सदस्यों के नाम देख लेते हैं। अंतरिम सरकार में जो 14 सदस्य थे, इसमें राष्ट्रमंडल के प्रमुख, इसमें जो है मंत्रिमंडल के प्रमुख, विदेश, रक्षा, ये मामले जो है ये सब मंत्रालय नेहरू के पास थे। इसके अलावा गृह, सूचना, प्रसारण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और आसफ अली को रेलवे मंत्री बनाया गया था। वित्त मंत्री लियाकत अली को बनाया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को जो है विधि मंत्रालय दिया गया था। इस तरह से जो है कुल 14 सदस्य थे। कहने का मतलब ये प्रत्येक किताब में मिलता है, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जब गठित होता है तो कुछ फेरबदल के साथ जो है लगभग इन्हीं सदस्यों को रख दिया जाता है। इसमें कुछ सदस्य ऐसे थे जो बदले हुए थे, जैसे आपके विधि मंत्रालय जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमारी अमृत कौर को दिया जाता है। शिक्षा मंत्रालय अबुल कलाम आजाद को दिया जाता है। और वित्त मंत्रालय खड़मुकम चट्टी को दिया जाता है। आप उसको देख लीजिएगा दोस्त। इतना सब होने के बावजूद भी आप देखते हैं कांग्रेस को जो है अस्थिर करने के उद्देश्य से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, इसलिए गांधी जी ने जो है मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल किया। ठीक है। ये जो 5 सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य था कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होकर कांग्रेस को क्या किया जा सके, अस्थिर कर दिया जाए। ठीक है। बाद में मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा का बहिष्कार भी किया। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक। आगे की वीडियो में हम लोग जो है संविधान सभा की बैठक या कार्रवाई के बारे में देखेंगे, ऐसे पार्ट वाइज देखेंगे। तो जाहिर सी बात है आपको अंतरिम मंत्रिमंडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लाइक कर ले और शेयर कर ले और कमेंट भी करें वीडियो आपको कैसा लगा। नए नहीं है तो आप लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो जाते जाते आपसे इतना कहेंगे, आप अपने अपनों के साथ खुश रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के लिए लगातार ईमानदारी के साथ प्रयास करते रहें। धन्यवाद।